आप देख रहे हैं ज्ञानदीप चैनल। शिक्षक बनाए सशक्त बनाए। प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञानदीप चैनल की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज की हमारी वीडियो का विषय कक्षा 6 का अध्याय हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन रोजगार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये आर्थिक गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं, इस वीडियो में हम इसके विषय में जानेंगे। तो प्रस्तुत है कक्षा 6 का अध्याय 14 हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियों के बारे में कौटिल्य का एक कोट है, आर्थिक गतिविधि से ही समृद्धि आती है और इसका अभाव भौतिक तनाव देता है। सार्थक आर्थिक गतिविधि का अभाव वर्तमान समृद्धि और भावी प्रकृति में बाधक होता है। तो आर्थिक गतिविधियां किसी भी समाज, किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों यानी सेक्टरों में समूहबद्ध करने का आधार क्या है और यह जो 3 क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं, आपस में एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। आर्थिक गतिविधियों का एक परिचय। प्यारे बच्चों, पिछले अध्याय में हमने 2 प्रकार की गतिविधियों के बारे में जाना था, जिसमें थी आर्थिक और गैर आर्थिक। जिन गतिविधियों में मौद्रिक मूल्य का अर्जन होता है उन्हें आर्थिक गतिविधि कहते हैं। हमने गैर आर्थिक गतिविधियों के महत्व के बारे में भी पिछले वीडियो में जाना है। इन गतिविधियों को भली-भांति समझने के लिए इस अध्याय में हम जानेंगे कि आर्थिक गतिविधियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है और यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। प्यारे बच्चों, बीते दशकों में आर्थिक गतिविधियों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। पहले समय में लोग कृषि, पशुपालन, औजारों का निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना और कपड़े बुनना इन गतिविधियों में सम्मिलित होते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज में प्रगति हुई, आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि हुई, जिनके माध्यम से लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। आज अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, ड्रोन का इस्तेमाल और निर्माण, बैंक, विद्यालय और होटल में कार्य करना, परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन चलाना, फर्नीचर तैयार करना, मशीन से कपड़े सिलना, सॉफ्टवेयर बनाना, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन की मरम्मत आदि। इन गतिविधियों का वर्गीकरण हमें यह समझने में सहायता करता है कि ये कैसे कार्य करती हैं और इनके बीच में क्या संबंध है। इससे हम आर्थिक गतिविधियों के परस्पर संबंधों और उनके समाज पर प्रभाव को भी भली-भांति समझ सकते हैं। कुछ आर्थिक गतिविधियों में समान विशेषताएं होती हैं और इनके आधार पर इन्हें एक समूह या एक व्यापक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिन्हें आर्थिक क्षेत्रक कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 प्रकार के मुख्य आर्थिक क्षेत्रक हैं। इन क्षेत्रकों की मुख्य गतिविधियों को आगे चित्रों में भी दिखाया गया है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी हैं और कुछ चित्र आप जो है इस वीडियो में भी आगे देखेंगे। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कौन कौन सी हैं। जिन आर्थिक गतिविधियों में लोग प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, उन्हें प्राथमिक गतिविधियां या प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। जैसे कि
कृषि क्षेत्र में अन्न और सब्जियों की खेती, जंगलों से लकड़ियों को एकत्रित करना, खदानों से कोयला निकालना, मत्स्य पालन से मछलियाँ, कुक्कुट पालन फार्म से अंडे प्राप्त करना आदि, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ हैं। प्यारे बच्चों, द्वितीयक आर्थिक गतिविधियाँ वे हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित वस्तुओं को रूपांतरित करके अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इनमें भवनों और सड़कों का निर्माण, पानी, बिजली, गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना और उद्योगों तथा उत्पादन इकाइयों में उत्पादों का विनिर्माण सम्मिलित है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र से प्राप्त अनाज से मिलों में आटा तैयार करना, मूंगफली से तेल निकालना और चाय पत्तियों से चाय तैयार करना इस क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल है। इसी प्रकार जंगल से प्राप्त लकड़ी से फर्नीचर और कागज बनाते हैं, कपास से कपड़े तैयार किए जाते हैं और लोह अयस्क से इस्पात बनता है जिससे कार, ट्रक आदि मोटर वाहन बनाए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र की कच्ची सामग्री को उपयोगी और उपभोग से योग्य उत्पादों में बदलती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक है। इन गतिविधियों से न केवल लोगों को रोजगार मिलता है बल्कि समाज की आर्थिक संरचना में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनका वर्गीकरण हमारे लिए यह समझना आसान बनाता है कि ये क्षेत्र कैसे कार्य करते हैं और आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तृतीयक आर्थिक गतिविधियाँ। प्यारे बच्चों, तृतीयक गतिविधियाँ जिन्हें सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है वे सभी आर्थिक गतिविधियाँ हैं जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती हैं। इनमें ऐसी सेवाएं शामिल हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि एक ट्रक चालक अनाज और सब्जियों को खेत से उद्योग या बाजार में ले जाता है। फल या सब्जियों के विक्रेता कृषि उपज को घरेलू उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इसी प्रकार चिकित्सक, नर्स, शिक्षक, अधिवक्ता यानी वकील और विमान चालक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं जहां लोगों को इनकी आवश्यकता होती है। तकनीशियन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जैसे कि मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न की मरम्मत और उसमें सुधार का कार्य करते हैं। मैकेनिक जो कार या ट्रैक्टर जैसे अन्य वाहनों की मरम्मत करते हैं और इसी प्रकार बिजली मिस्त्री यानी कि इलेक्ट्रीशियन जो बिजली की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं और इनकी सेवाएं हमारे जीवन को सरल बनाती हैं। इसी प्रकार मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से संचार सेवाएं, सॉफ्टवेयर तैयार करना और होटलों, रेस्टोरों, बैंक, विद्यालय, चिकित्सालय, हवाई अड्डे, दुकानें, गोदाम यानी कि वेयर हाउस, यह सभी तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण हैं। इन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों का समर्थन और उनके कार्य को सुचारू बनाना है। प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के कुछ उदाहरण तस्वीरों के माध्यम से, जैसे कि कृषि करना बच्चों, इसमें ग्रीन हाउस कृषि भी शामिल है। इसी प्रकार खनन और मछली का पालन और वानिकी यानी कि जंगल से लकड़ियों को प्राप्त करना। द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के कुछ उदाहरण मोटर वाहन कारखाना, इसी प्रकार वस्त्र बनाना, औषधि कारखाना और फर्नीचर का निर्माण, ये सभी द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण है। तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में आते हैं बच्चों सॉफ्टवेयर तैयार करना और इसी प्रकार रेस्टोरेंट या होटल की सेवाएं, हवाई अड्डों पर सेवाएं और खुदरा यानी कि रिटेल भंडार या दुकानें जो हैं जिनसे हम सामान आदि खरीदते हैं, ये तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण हैं। इन क्षेत्रों की आपस में किस प्रकार निर्भरता है?
क्षेत्रों में परस्पर निर्भरता की व्याख्या के लिए गुजरात के आणंद जिले के एक गांव का काल्पनिक वर्णन उपयोगी हो सकता है। यह उदाहरण हमें दिखाता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। डेयरी सहकारिता, खेत से थाली तक। प्यारे बच्चों, आज गुजरात के किसानों की सुबह गायों और भैंसों के रंभाने की आवाज़ से शुरू होती है। ये पशु उनके सबसे अच्छे मित्र हैं, जो न केवल उनकी आजीविका का साधन है बल्कि उनके परिवार का अहम हिस्सा भी हैं। किसान इन पशुओं का दूध निकालते हैं और उसे स्थानीय डेयरियों में बेचती हैं। महीने के अंत में दूध की गुणवत्ता और मात्रा के आधार पर उन्हें भुगतान मिलता है, लेकिन यह सुखद स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं थी। 50 साल पहले तक किसानों को दूध बेचने के लिए मीलों दूर पैदल या साइकिल से जाना पड़ता था। गर्मी में दूध जल्दी खराब हो जाता था, जिससे उन्हें तुरंत बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बिचौलिए इसका फ़ायदा उठाते और कम कीमत पर दूध खरीदकर किसानों का शोषण करते थे। एक दिन सभी किसान अपनी समस्याएं लेकर देश के एक बहुत बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले। उन्होंने किसानों को स्वेच्छा से कार्य करने और बिचौलियों पर निर्भरता को रोकने के लिए एक सहकारी संगठन बनाने का परामर्श दिया। इस तरह किसान एक समूह के रूप में दूध की बिक्री और खरीद कर सकते थे तथा दूध के संग्रह, प्रसंस्करण और वितरण की पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से संभाल सकते थे। किसानों ने सरदार पटेल का परामर्श माना और 1946 में श्री त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में अमूल की स्थापना की। इस प्रयास ने किसानों को, विशेषकर महिलाओं को एकजुट किया और दूध के उत्पादन और बिक्री पर इनका नियंत्रण बढ़ा। दूध उत्पादकों ने सभी मामलों पर सामूहिक रूप से निर्णय लिए, जैसे दूध का उत्पादन, पाश्चीकरण और बिक्री। इन कार्यों को सभी ने आपस में साझा किया, जिससे के कारण इन सभी की आमदनी बढ़ी। अब उन्हें बिचौलियों की ज़रूरत नहीं थी और वे एक बड़ा परिवार बन गए। जैसे जैसे किसानों ने सहकारी संगठन के लाभों को देखा, वे साथ जुड़ते चले गए। जब दूध की मात्रा अधिक हो गई, तब किसानों ने अन्य उत्पाद भी बनाने का निर्णय लिया और आणंद में एक दुग्ध प्रसंस्करण कारखाना स्थापित किया, जिसमें मक्खन और दूध का पाउडर बनाना आरंभ हुआ। वर्तमान में अमूल जैसे सहकारी संगठनों ने दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। इनके पास देश भर में कई दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और कारखाने हैं, जो विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पाद तैयार करते हैं। ये उत्पाद न केवल भारत के कोने कोने में बिकते हैं, बल्कि विश्व के कई देशों को भी निर्यात किए जाते हैं। अमूल के उत्पादों में दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, आइसक्रीम और दूध पाउडर जैसे विविध उत्पाद शामिल हैं। यह संगठन किसानों से सीधे दूध खरीदता है, जिससे उन्हें उचित मूल्य मिलता है। दूध दोहने की प्रक्रिया प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संसाधनों यानी गाय और भैंस का सीधा उपयोग होता है। इसके बाद दूध को प्रसंस्कृत करके विभिन्न उत्पादों में बदलना द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। यह प्रक्रिया न केवल किसानों की आय बढ़ाती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है। अमूल की सफलता ने गुजरात के किसानों की ज़िंदगी बदल दी है और यह सहकारी संगठन आज विश्व भर में एक मिसाल बन चुका है। क्षेत्रकों में परस्पर निर्भरता। अमूल अपने द्वारा निर्मित सभी उत्पादों को विभिन्न स्थानों पर बेचता है। इसके लिए यह ट्रकों, लॉरियों, रेल, वायुयान और अन्य परिवहन साधनों का उपयोग करता है। अमूल द्वारा खुदरा भंडारों की स्थापना की गई है, जिससे गुजरात और भारत के अन्य राज्यों और कस्बों, नगरों और गांवों की दुकानों में भी
दूध और दूध के उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। इस प्रक्रिया में तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं, जैसे परिवहन, विपणन और खुदरा विक्रेता। ट्रक चालक और वितरण कर्मी उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। विपणन विशेषज्ञ उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियां बनाते हैं और दुकानदार उपभोक्ताओं तक उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार तृतीयक गतिविधियां अमूल के उत्पादों की बिक्री और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे संगठन की सफलता और समाज में दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखें, अमूल के समान ही कर्नाटक से नंदिनी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से मदर डेयरी, तमिलनाडु से आविन, आंध्र प्रदेश में विजया, नागालैंड से केवी, बिहार से सुधा, पंजाब से वेरका आदि नाम से अन्य अनेक सहकारी दुग्ध संगठन हैं। क्या आप अपने आसपास के किसी एक सहकारी संगठन का नाम बता सकते हैं जिसने किसानों, अशक्त लोगों, महिलाओं को एकत्रित करके उनके जीवन को समृद्ध किया हो? तो प्यारे बच्चों, आपने इस पर जो है सर्च करनी है कि आपके आसपास इस प्रकार के कौन से जो है सहकारी संगठन कार्य कर रहे हैं। तो एक दो के नाम लिखने हैं। आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ नाम जो है वो दिए जा रहे हैं। सर्स राजस्थान से, गोकुल महाराष्ट्र, मिल्क फेड पंजाब, वीटा हरियाणा, त्रिपुरा मिल्क प्रोडक्ट कोऑपरेटिव यूनियन जो है त्रिपुरा से, इस प्रकार मिल्क यूनियन मणिपुर, सिमक फेड सिक्किम मिल्क फेडरेशन जिसको कहा जाता है, उत्तरांचल कोऑपरेटिव एवं डेयरी फेडरेशन, इसके अलावा कश्मीर में जो है कश्मीर डिवीजन मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड, उड़ीसा में उड़ीसा स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन, सेल्को इंडिया जो कर्नाटक में कार्य करती है, लिज्जत पापड़ महाराष्ट्र, बचात गठ महाराष्ट्र, श्रद्धा महिला गृह उद्योग उत्तर प्रदेश, माँ दुर्गा महिला सहकारी समिति बिहार, अक्षरा महिला उद्योग राजस्थान, महिला SHG फेडरेशन तमिलनाडु, संजीवनी महिला बचत समूह मध्य प्रदेश, ग्रामीण महिला उद्योग पश्चिमी बंगाल। तो ये कुछ सहकारी संगठनों के नाम हैं जो हमारे देश के विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दी गई हैं। यह प्रक्रिया है पेड़ काटने से लेकर कारखानों में कागज बनाना और उस कागज से कापियाँ, किताबें और चार्ट आदि का निर्माण और उसके बाद उसे ग्राहकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया। आपने इन तस्वीरों को देखकर आर्थिक गतिविधि की पहचान करनी है कि वह किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि है। जैसे कि पेड़ काटना प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, उसी बाद इन पेड़ों को ट्रक में लादना द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है, इस माल को तोलना, पेड़ों को तोलना, वजन करना तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है। इसके बाद इनका परिवहन यानी कारखानों तक पहुंचाना इन्हें तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है। कारखानों में कागज का निर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। इस कागज को फिर अन्य कारखानों में लेकर जाना तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है। उसके बाद इन कागज़ों का निर्माण जो है कापियाँ, किताब, प्रिंट मीडिया में होता है, यह द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। और उसके बाद खुदरा जो रिटेल दुकानदार हैं इन्हें कापियों, किताबों के रूप में ग्राहकों को बेचते हैं, तो यह तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है। ध्यान रखें, इन दिनों प्रयोग किए हुए कागज को पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग कर नया कागज बनाया जाता है। केवल 1 टन कागज का पुनर्चक्रण करने से 17 पेड़ों और लगभग 2.5 घन मीटर लैंडफिल स्थान की बचत की जा सकती है जहां अपशिष्ट को डाला जाता है। पेड़ों को काटकर कागज के लिए नए उत्पाद बनाने की जगह पुनर्चक्रित किए गए कागज का उपयोग करने से 70% ऊर्जा और पानी की बचत होती है। प्यारे बच्चों, आपके लिए प्रश्न है कि आपके विद्यालय की कक्षाओं और कार्यालयों में हम कागज का
विभिन्न प्रकार से विवेकपूर्ण उपयोग कैसे कर सकते हैं। यानी हमने इस तरह के तरीके खोजने हैं कि जिससे कागज़ की बचत हो सके, उसका जो है व्यर्थ उपयोग ना हो। तो विद्यालय की कक्षाओं और कार्यालयों में कागज़ का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले हम कागज़ के दोनों तरफ लिखकर या प्रिंट करके इसका अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जहां संभव हो डिजिटल तकनीक का उपयोग करें, जैसे कि ई बुक्स पढ़ना, ऑनलाइन नोट्स और डिजिटल असाइनमेंट। तीसरा, पुराने कागज़ को रिसाइकल करके उसे ड्राफ्ट या प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा, छोटे नोट्स या रिमाइंडर के लिए स्क्रैप पेपर का उपयोग किया जा सकता है। पांचवा, केवल आवश्यक चीज़ें ही प्रिंट करें और गलत प्रिंट करने से बचें। इन छोटे छोटे कदमों से हम कागज़ की बर्बादी को कम कर सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। आइए पता लगाएं, अपने आसपास की आर्थिक गतिविधियों की एक सूची बनाइए जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक गतिविधियों के रूप में उन्हें वर्गीकृत किया गया हो। इसके उपरांत तीर लगाकर ये दर्शाएं कि ये गतिविधियां एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित और एक दूसरे पर आश्रित हैं। यदि इनमें से किसी एक गतिविधि का अंत हो जाता है तो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, कल्पना करके आपने उत्तर लिखना है। हमारे आसपास की प्राथमिक गतिविधियों में कृषि, मछली पकड़ना, खनन और पशुपालन शामिल है, जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं। द्वितीय गतिविधियों में विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण कार्य आते हैं, जैसे कि कपड़ा बनाना, लोहार का काम, खाद्य प्रसंस्करण आदि। तृतीय गतिविधियों में सेवाएं शामिल हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, बैंकिंग और खुदरा व्यापार। ये गतिविधियां एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए किसान जो कि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि करके अनाज उगाते हैं, जिसे फैक्ट्रियां जो कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल हैं, उनमें इस अनाज को प्रसंस्कृत किया जाता है और फिर दुकानदारों के माध्यम से इसे बेचा जाता है, जो कि तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है। यदि कृषि बंद हो जाती है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, तो खाद्य प्रसंस्करण यानी द्वितीय क्षेत्र और खुदरा व्यापार जो कि तृतीय क्षेत्र है, वो भी प्रभावित होंगे, क्योंकि कच्चा माल और उत्पादन की कमी हो जाएगी। इस प्रकार ये गतिविधियां परस्पर आश्रित हैं और एक के बिना दूसरी का चलना मुश्किल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यह था पाठ हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां और उनके प्रकार। इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्रों के बारे में सीखा। विभिन्न उदाहरणों और चित्रों से तीनों प्रकार की आर्थिक गतिविधियों या क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की भिन्नता और उनकी परस्पर निर्भरता को समझने में हमें सहायता मिलती है। हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां, इस पाठ पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है? यह द्वितीय क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है? 2 उदाहरण दीजिए। प्राथमिक क्षेत्र वह आर्थिक गतिविधि है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके उत्पादन करती है। इसमें कृषि, मछली पकड़ना, पशुपालन, खनन और वन संसाधनों का दोहन शामिल है। यह क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रदान करता है। उदाहरण के लिए किसान गेहूं उगाते हैं और मछुआरे मछली पकड़ते हैं। दूसरी ओर द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए कच्चे माल को प्रसंस्कृत करके माल तैयार करते हैं। इनमें विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण कार्य शामिल हैं। उदाहरण के लिए गेहूं को आटे में पीसकर ब्रेड बनाना और एक फैक्ट्री जो लोहे से गाड़ियों का निर्माण करती है, इसके उदाहरण हैं। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को मूल्यवर्धित करता है। दोनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि बिना कच्चे माल के द्वितीय क्षेत्र का काम नहीं चल सकता।
अगला प्रश्न, द्वितीय क्षेत्र किस प्रकार से तृतीय क्षेत्र पर निर्भर है, उदाहरणों द्वारा समझाइए। प्यारे बच्चों, द्वितीय क्षेत्र जिन्हें उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है वह क्षेत्र है जहां कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। यह क्षेत्र तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है पर निर्भर है, क्योंकि यह क्षेत्र उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि परिवहन, बैंकिंग, बीमा और विपणन। उदाहरण के लिए एक कपड़ा मिल अपने उत्पादों को बाजार में पहुंचाने के लिए परिवहन सेवाओं पर निर्भर होती है। इसी प्रकार एक ऑटोमोबाइल कंपनी अपने वाहनों को बेचने के लिए वित्तीय सेवाओं पर निर्भर होती है। इसके अलावा उद्योगों को अपने उत्पादों को बढ़ावा देने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन और मार्केटिंग सेवाओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र पर निर्भर है, क्योंकि यह क्षेत्र उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जो उनके संचालन और विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। प्रश्न, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के बीच परस्पर निर्भरता का एक उदाहरण दीजिए और इसको प्रवाह चित्र यानी फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हुए समझाइए। प्यारे बच्चों, उदाहरण लेते हैं। एक कपड़ा मिल जो कपड़े बनाती है उन्हें बाजार में बेचती है, जहां परस्पर निर्भरता का एक उदाहरण है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र जिसमें किसान कपास उगाते हैं और उसे बेचते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कपड़ा मिल जो है वो कपास को खरीदती है और उसे कपड़े में परिवर्तित करती है। तृतीय क्षेत्र में तैयार कपड़े को परिवहन और वितरण के माध्यम से बाजार में पहुंचाया जाता है, जहां खुदरा दुकानें इसे ग्राहकों को बेचती हैं। तो इस प्रक्रिया का फ्लो चार्ट इस प्रकार से है। किसान जो कि कपास उगाते हैं और उन्हें कपड़ा मिल आदि को बेचते हैं, जहां पर कपड़ा मिल जो कि द्वितीय क्षेत्र में है वह कपड़ा बनाती है। परिवहन कंपनी इस कपड़े को खुदरा जो दुकानदार हैं वहां तक पहुंचाती है, बाजार तक पहुंचाती है, जहां उसे ग्राहकों को बेचा जाता है। इस प्रवाह चित्र में हम देख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसान, द्वितीय क्षेत्र कपड़ा मिल को कच्चा माल प्रदान करता है, द्वितीय क्षेत्र उस कच्चे माल को तैयार उत्पाद में परिवर्तित करता है, तृतीय क्षेत्र उस उत्पाद को बाजार तक पहुंचाता है। इस प्रकार तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। प्रश्न, आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका उत्तर है कुछ आर्थिक गतिविधियों में समान विशेषताएं होती हैं और इनके आधार पर इन्हें एक समूह या व्यापक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिन्हें आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीन प्रकार के मुख्य आर्थिक क्षेत्र हैं। प्रश्न, आर्थिक गतिविधि क्या है? तो प्यारे बच्चों, जिन गतिविधियों में मौद्रिक मूल्य का अर्जन होता है उन्हें आर्थिक गतिविधि कहते हैं। प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र क्या है? इसका उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके उत्पादन किया जाता है, जैसे कि कृषि, खनन, मछली पकड़ना आदि इसके उदाहरण हैं। प्रश्न है, द्वितीय क्षेत्र क्या है? इसका उत्तर है द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रसंस्कृत करके नए उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि कपड़ा, फर्नीचर का निर्माण आदि। प्रश्न, तृतीय क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग, बीमा आदि। प्रश्न, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में अंतर बताएं। तो इसका उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र इन संसाधनों को प्रसंस्कृत करके नए उत्पाद बनाता है। प्रश्न, अमूल क्या है? तो इसका उत्तर है अमूल एक दुग्ध सहकारी संगठन है जो किसानों को दूध बेचने में मदद करता है। प्रश्न, सहकारी संगठन क्या है? इसका उत्तर है सहकारी संगठन लोगों का एक समूह होता है जो सामूहिक रूप से आर्थिक गतिविधियां करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं। प्रश्न,
प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां क्या हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनन और वन संसाधनों का दोहन शामिल है। ये गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती हैं। प्रश्न, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां क्या हैं? उदाहरण दीजिए। तो द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रसंस्कृत करके नए उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि कपास से कपड़ा बनाना, लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण और विभिन्न प्रकार के फलों या खाद्य सामग्री को प्रसंस्कृत करना। प्रश्न, तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां क्या हैं? तो इसका उत्तर है तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग और संचार। ये सेवाएं प्राकृतिक और द्वितीयक क्षेत्रों का समर्थन करती हैं। तो यह थी वीडियो हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां और उनके प्रकार। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाले वीडियो हैं अन्य विषयों के, उनके नोटिफिकेशन भी आपको समय रहते मिलते रहें। सब्सक्राइब करें चैनल को, जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक अध्ययन के अगले पाठ की वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट चैप्टर वीडियो पर क्लिक करें और इस विषय के सभी पाठों के लिए ऑल चैप्टर प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।